हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी ठीक है। आज हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और पूरे साल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बाकी के जो लेक्चर 2 मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें इकोनॉमी क्या होता है वो समझाया है, और मैंने साथ ही समझाया है लेक्चर 1 में स्टार्टिंग की इकोनॉमिक्स में हम आगे आगे पढ़ने वाले क्या हैं। तो पहले आप जाओ उन 2 लेक्चर को देखो, देन इस लेक्चर पे आ जाइएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 12th को, है ना, चैप्टर नंबर 1। और आज का हम टॉपिक की हम बात करें तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स या इन्हीं को बेटा डिपार्टमेंट्स भी बोलते हैं, या इन्हीं को बेटा ब्रांचेस भी बोलते हैं। तो हमें इनको समझना है कि ये होता क्या है। देखो, चाहे हम बात करें फॉर्म्स की, डिपार्टमेंट की या ब्रांचेस की, सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को पता है ना? हर वो एक्टिविटी, हर वो गतिविधि, हर वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, और वो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि मैं पहले समझा चुका हूँ और हम जो इसको पढ़ चुके हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है पैसा कमाने के लिए होती है, तो ये इसके ब्रांच क्या क्या है, डिपार्टमेंट क्या क्या है, हमें वो समझना है आज। जैसे मैं आपको समझाऊँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो प्रोडक्शन। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है तो सीधी सी बात है ना बेटा, उसको तो पैसे ही कमाने हैं, सिंपल है ना। पैसे कमाने तभी तो वो प्रोडक्शन कर रहा है। फिर जैसे हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे हम बात करें कंजम्पशन की, जैसे हम बात करें एक्सचेंज की, या हम बात करें पब्लिक फाइनेंस की, ये 5 जो वर्ड है इन्हीं को जो है बेटा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। याद रखना, किसको? प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को, एक्सचेंज को और पब्लिक फाइनेंस को। मतलब आज हम इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है और इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों कहते हैं। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी से। मैंने बोला था आपको, याद रखना, क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी हर वो काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स है ही पैसों के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिसोर्स के बारे में। तो पूरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है ना बेटा, पूरी इकोनॉमिक्स की जो एक्टिविटीज़ है ये पूरी इकोनॉमिक्स ही हम मान लें, तो ये 5 चीज़ें जिस पर निर्भर करती है। ये 5 चीज़ों को अगर आप समझोगे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और पब्लिक फाइनेंस, सारे चैप्टर इनके आसपास ही घूमने वाले हैं, है ना। तो हमें ये समझना, और खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये 5 चीज़ें मिलकर ही बनती है माइक्रो, और मैक्रो में भी कुछ हिस्सा इसका ही रहता है। तो हम अगर इनको समझे तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन 2 चीज आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें। पहला, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा आपको रखना है एड वैल्यू। किसमें? इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हमें पता होनी चाहिए क्या होती है, वस्तु या सेवाएं। ठीक है, हम बेटा प्रोडक्शन जो है ना इस दुनिया में 2 ही वस्तुओं का कर सकते हैं, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। अब गुड्स क्या होते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, जो कि टेंजिबल होते हैं, और सर्विसेज जिसको हम टच नहीं कर सकते, यानी इनटेंजिबल इन नेचर। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, मतलब ये गुड्स है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कोई वस्तु नहीं है, ये सर्विस है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। तो देखो, मैंने सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये हो गई बेटा सर्विस का प्रोडक्शन। तो आपको ये भी याद रखना है। और गुड्स क्या होता है? जैसे आपने पढ़ाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए एक कॉपी सामने रख रखी है और आप उसमें लिख रहे हो, तो आप जिससे लिख रहे हो पेन, वो आपका गुड्स हो गया। कॉपी में लिख रहे हो, वो आपका गुड्स हो गया। तो प्रोडक्शन ना किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में
या तो गुड्स का होता है, सर्विस का होता है, बाकी अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। या तो वो चीज़ गुड्स में आ जाएगी या तो सर्विस में आ जाएगी। जैसे पंखा गुड्स हो गया, जैसे कूलर गुड्स हो गया, जैसे मोबाइल गुड्स हो गया। अब आप ऑनलाइन कोई चीज़ एक्टिविटी कर रहे हो, ऑनलाइन जैसे पढ़ रहे हो तो वो सर्विस हो गई। ऑनलाइन मान लो आपने फ़ोन पे पैसे ट्रांजेक्शन करा तो वो सर्विस हो गई। या आपने बैंक में जाकर इंश्योरेंस या बीमा करवाया तो वो भी एक सर्विस हो गई। तो बैंक वालों ने क्या करा, बीमा का जो काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का जो काम कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मान लो आपको कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचानी है तो आपको जो ट्रक की जरूरत पड़ रही है तो ट्रक वाला आपको क्या दे रहा है, सर्विस। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन दो वस्तुओं का होता है, तो गुड्स का या तो सर्विस का। लेकिन हमें यह समझना है कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो मैंने बोला कि गुड्स और सर्विस में या तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है या तो एड इन वैल्यू होता है, तो उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। बेसिक से एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। जैसे मान लो हमें प्रोडक्शन करना है फर्नीचर का। किसका बेटा, फर्नीचर का। ये फर्नीचर नहीं है, ये मान लो एक लकड़ी है, ठीक है, ये जो है वुड है, ये जो है वुड है। अब इससे अपने को फर्नीचर बनाना है। अब फर्नीचर बनाने के लिए, है ना, अब आपको फर्नीचर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लकड़ी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। किसमें, फर्नीचर में। तो लकड़ी का जो उपयोग था, उपयोग, और उपयोग को हम बोलते हैं यूटिलिटी, उससे हमने बदल कर अब क्या बना दिया, फर्नीचर। तो मुझे बताओ अपने लकड़ी में क्या करा, उपयोगिता को बढ़ाई। क्या करा, उपयोगिता को बढ़ाई, मतलब हम फर्नीचर का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमने क्या करा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, एक बात समझ में आ रही है। फिर अब लकड़ी के मुकाबले जब हमने फर्नीचर बनाया तो क्या उसकी वैल्यू में इंक्रीज होने, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई, हाँ हुई। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या करा, ऐड करी, किसको, वैल्यू को, वैल्यू भी बढ़ी। यानी कि प्रोडक्शन में दो चीज होती है, क्या होता है समझते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, या तो हम यूटिलिटी बना रहे होते हैं, या उसकी वैल्यू, या मतलब उसकी वैल्यू, उसमें वैल्यू जो ऐड कर रहे होते हैं, तो उसी को हम प्रोडक्शन। दुनिया की कोई भी चीज़ मान लो कि जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है या उसकी वैल्यू में ऐड हो रही, वैल्यू ऐड हो रही है, तो वो होता है प्रोडक्शन। तो आपको एक ये चीज़ समझनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगला हम टॉपिक की बात करें, सेकेंड वाला, तो वो है कंजम्पशन। और बेटा कंजम्पशन जो है वो इकोनॉमिक ब्रांच है जिस पर सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी टिकी हुई है। कैसे समझाता हूँ। मैंने बोला कि प्रोडक्शन करा फर्नीचर का, अब फर्नीचर का हम यूज़ कर रहे हैं, हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं। सोचो हम फर्नीचर यूज़ ही नहीं करते तो प्रोडक्शन हो पाता, नहीं हो पाता। जब प्रोडक्शन नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट क्या करते, एक जगह से दूसरी जगह तक, कुछ भी नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता। और जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता तो लोगों के पास पैसे कैसे आते, और पैसे ही नहीं आते, प्रोडक्शन भी नहीं होता, तो लोगों को नौकरियां भी नहीं मिलती। सारी चीज जुड़ी हुई है कंजम्पशन से। अगर लोग वस्तुओं या सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस का यूज करेंगे, यानी कंज्यूम करेंगे, तभी तो उसकी डिमांड होगी, और उसकी डिमांड जब होगी मार्केट में, तभी जाकर जो है बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कंजम्पशन जो है ना, वो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बाकी सबके मुकाबले। अब कंजम्पशन होता क्या है, कंजम्पशन बेटा गुड्स और सर्विस का, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करना, इस्तेमाल करना, फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर नीड, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। हम क्या करते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं उसी को कंजम्पशन बोलते हैं। हमें जरूरत लगी लिखने के लिए कॉपी की, हम कॉपी लाए, उस पर लिखने लग गए, तो हमने क्या करा, हमारी जरूरत के हिसाब से हमने उसका इस्तेमाल करा, जरूरतों को पूरा करा, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। एक प्रोडक्शन समझा, एक कंजम्पशन समझा। अब हमें जो समझना है वो है, थर्ड हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है,
प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन समझ लिया। अब हमने समझा कि प्रोडक्शन करने वाला जो होता है वो होता है प्रोड्यूसर, जो चीज़ों को बनाता है उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो उनका यूज़ करता है जैसे कि हम, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है बेटा। अब प्रोड्यूसर जो है कोई वस्तु बना रहा है तो उसको क्या करेगा, सेल। हम उसी गुड्स को क्या करेंगे, कमोडिटी को क्या करेंगे, बाय। तो बाइंग और सेलिंग दो काम मार्केट में हो रहे हैं, बेचना और खरीदना हो रहा है। तो एक्सचेंज का मतलब यही है कि प्रोड्यूसर से हमें जो जरूरत थी उसको हमने लिया, गुड्स को, कमोडिटी को, गुड्स या कमोडिटी को, और हमने जो कमोडिटी ली कंज्यूमर से, बदले में हमें उसको देना पड़ गया मनी। तो देखो हमने क्या करा, एक्सचेंज, अदला बदली करी। हमें जो चीज जरूरत थी हमने ली और बदले में पैसे दिए। तो सेलिंग और बाइंग जो प्रोसेस है उसी को हमने एक्सचेंज कहा है। अब ये होगी नहीं तो इकोनॉमिक्स बात किसके करेगा। तो हमने समझा कि प्रोडक्शन भी जरूरी होता है, कंजम्पशन तो बहुत ही जरूरी होता है, और फिर एक्सचेंज तो होना ही है। एक्सचेंज होता रहेगा तभी पूरा मार्केट चलेगा। मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की। फिर हम हमारे नेक्स्ट ब्रांच की ओर बढ़े तो वो निकल के आता है फोर्थ नंबर पर, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल मतलब तो निकल के आता है बंटवारा, बांटना। किस चीज को बांटना वो हमें समझना पड़ेगा, और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। देखो नेशनल इनकम आपने इस वर्ड सुना है कभी, नहीं सुना तो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, बट अभी समझ लो नेशनल इनकम मतलब हमारे देश में जितने भी पैसे आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अभी इतना समझ लो, बाकी तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम उसको। तो हमारी जो नेशनल इनकम है या नेशनल आउटपुट है, अभी आप नेशनल इनकम समझ के चलो, है ना, नेशनल आउटपुट जो भी है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। अब एक वर्ड निकल के आया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है? अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हमने समझ लिया है, नहीं समझा होगा तो शायद आई थिंक 9th क्लास में स्टार्ट हो गई इकोनॉमिक्स, और उसमें मैंने समझाया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। देखो बेटा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो फैक्टर जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है प्रोडक्शन करने के लिए? देखो एक होता है लैंड, जमीन चाहिए होती है। अब जमीन मिल गई तो काम करने के लिए मजदूर यानी लेबर हमें चाहिए होते हैं। मजदूर मिल गए तो अब हमें पैसा चाहिए होगा, मशीनें चाहिए होगी, उसको हम बोलते हैं बेटा कैपिटल। कैपिटल भी दो तरीके की होती है अगर आपको पता हो तो, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग। देखो आगे जाकर हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमने इंट्रोडक्शन समझना है। और एक होता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मतलब बेटा रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की क्षमता। हमने बिजनेस में पढ़ा भी इसको, या पढ़ेंगे भी सही। रिस्क लेना मतलब क्या है बताएं? देखो हर किसी के व्यक्ति के पास पैसा होता है, लेकिन हर व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगा दे। अगर ऐसा होता तो इस देश में हर कोई मुकेश अंबानी बन जाता या अडानी बन जाता, बट ऐसा है क्या? नहीं। पैसा होना और उस पैसे को मार्केट में लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इकोनॉमिक्स ये कहता है कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो गेन भी नहीं करोगे। लेकिन वो जो रिस्क है इकोनॉमिक्स मान के चलता है कि आपने सोच समझ के लिया होगा। मतलब कुछ ऐसा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप बाइक चला रहे हो, तो मैं मान के चलूँगा कि आपको पता होगा कि क्लच क्या होता है, आपको पता होगा कि एक्सेलरेट क्या होता है, एक्सेलेशन क्या होता है ना, आपको पता होगा कि ब्रेक कब लगाना है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स मान के चलता है कि कोई व्यक्ति रिस्क ले रहा है तो उसने मार्केट को समझ लिया होगा कि मार्केट कैसे कैसे बिहेव करता है, और तब जाके इकोनॉमिक्स बोलता है कि नो रिस्क नो गेन। तो ये जो रिस्क लेने की क्षमता होती है किसी व्यक्ति में, तो उसको हम बोलते हैं यार इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें वो क्षमता है, बिजनेसमैन है इसके अंदर। उसके बिना तो किसी काम की नहीं है कोई चीज़ें, ना वो जमीन काम की बचेगी, ना वो लेबर काम का बचेगा, ना ही उसके पास पैसे या मशीन काम के बचेंगे जब तक उसका इस्तेमाल ना कर सके हम। तो अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है ना, यानी वो व्यक्ति जो है उद्यमी है, बिजनेसमैन है। तो ये आपको चार चीज़ें चाहिए होती है जिससे हम जो है कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हम तो समझते थे सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो पहले हमने समझा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। अब हमने ये चारों समझ लिया कि ये चीज़ें होती है चार जिससे हम जो है प्रोडक्शन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर कनेक्शन ये होता है कि जो भी नेशनल इनकम आती है उन सबको इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा समझते हैं। देखो अगर आपने, है ना,
अगर आपने जमीन खरीदी, लैंड, तो आपको रेंट देना पड़ेगा, जमीन के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, किराया। अगर मजदूर है तो उनको वेजेस, तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर आपने कैपिटल मार्केट से मशीनें उठाई है या पैसा उठाया है तो आपको बदले में इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ेगा। और अगर आपने रिस्क लिया है तो जो प्रॉफिट हुआ वो अपने पार्टनर को या आप जिसने भी रिस्क लिया था बिजनेस का उसको बढ़ जाएगा। देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं हुआ नेशनल इनकम का। जमीन के बदले किराया, मजदूर और श्रम के बदले वेतन, पूंजी के बदले ब्याज, और उद्यमिता के बदले लाभ। तो ये हमें बंटवारा करना पड़ता है, तो इसी को हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अब जो है लास्ट हम बात करें, अगर तो वो होता है एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज क्या होता है हम उसको समझते हैं, ठीक है। सो एक्सचेंज हमने समझ लिया है। अब हमें समझना है पब्लिक फाइनेंस। अब हमें समझना है लास्ट पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, ये भी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जितने भी गवर्नमेंट के लेन देन है बेटा, क्या बोला मैंने, जितने भी गवर्नमेंट के लेन देन है, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा यानी रेवेन्यू कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है, एक्सपेंडिचर कहाँ करने वाली है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है, मतलब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, गवर्नमेंट का बजट कितना है, खेती में गवर्नमेंट कितना लगाना चाह रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना लगाना चाह रही है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग है पैसे के बारे में, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ लगाना है, जो कुछ भी, वो सब हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो ये वो 5 इकोनॉमिक ब्रांच होती है ना, या इकोनॉमिक फॉर्म्स होते हैं या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं क्लास 12th में। तो हमें अब पता होना चाहिए प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, या पब्लिक फाइनेंस क्या होता है ना। तो अब हम समझेंगे, जैसे हमने समझ लिया, आप समझ लेना, अब चाहो तो यहाँ से पढ़ लेना, उतार लेना एग्जाम के हिसाब से। प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट क्रिएट यूटिलिटी, पहला वर्ड, जो उपयोगिता को बनाता है। जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर हमने बनाया था तो फर्नीचर की उपयोगिता बढ़ी, तो क्या हो गया, प्रोडक्शन। या एड वैल्यू, वैल्यू एड हुई, जैसे कि मान लो सोयाबीन की फैक्ट्री ने सोयाबीन लिए और उससे तेल बनाया, तो सोयाबीन और तेल दोनों में वैल्यू एड का फर्क आता है कि नहीं आता है, आता ही, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो भी क्या हुआ, तेल का प्रोडक्शन हो गया, मतलब उसमें भी, और उसकी उपयोगिता बढ़ गई। हम सोयाबीन का इस्तेमाल इतना यूटिलिटी नहीं है उतनी जितनी यूटिलिटी उसके ऑयल की है, उसका हम यूज कर रहे हैं घरों में। तो या तो क्रिएट यूटिलिटी होनी चाहिए या उसकी वैल्यू में एडिशन होना चाहिए, ऐड होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट इंक्लूड प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इनपुट, है ना। हमें प्रोडक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा था ना कि फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज इनटू आउटपुट सेटिस्फाई ह्यूमन वेंट, इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और आउटपुट निकालना। आउटपुट निकालना मतलब प्रोडक्शन करना, ताकि हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, इसको हम जो है प्रोडक्शन कहते हैं। फिर हम बात करें हमारे नेक्स्ट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी यूजिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जो गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं उसी को कंजम्पशन कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द फाइनल यूज ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी, जो ये फाइनल यूज है ना, हमने कुछ चीज ली और उसका यूज करा, उसी के बारे में बात करता है कंजम्पशन। नाउ एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज हमने पढ़ा था, एक्सचेंज रेफर्स टू एक्ट ट्रांसफॉर्मिंग गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना बेचना जो होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास, और कंज्यूमर बदले में जो पैसा होता है प्रोड्यूसर को देता है, तो बाइंग एंड सेलिंग जो होती है उसी को एक्सचेंज कहा गया है। इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विस रिटर्न फॉर मनी एंड अदर गुड्स, है ना, तो मनी और अदर गुड्स के बदले में जो भी रिटर्न होता है, सर्विस होती है, एक्सचेंज होता है, उसी को हम जो एक्सचेंज कहते हैं। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन को समझा ही था, डिस्ट्रीब्यूशन जमीन के बदले हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले हमें वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल के बदले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और इंटरप्राइज के बदले हमें जो भी प्रॉफिट आता है देना पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। फिर हमने पब्लिक फाइनेंस को समझा था, पब्लिक फाइनेंस इज ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आना है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा करेगी, बोरोइंग कहाँ से गवर्नमेंट ने पैसा लिया है,
या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है, कहाँ पैसा लगाना है, किस क्षेत्र यानी किस डोमेन में ज़्यादा पैसा लगाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाना है या सर्विस सेक्टर में लगाना है। तो इन सबको जिसमें हम पढ़ते हैं उसको पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। तो ये होती है बेटा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप अपन ने बहुत अच्छे से समझी होगी। तो आज के टॉपिक में मेन चीज़ें तो यही थी, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम देख लेते हैं आज के लिए। जैसे नेचर ऑफ इकोनॉमिक क्या होता है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है या दोनों है। देखो बेटा, पहली बात मैं बता दूं कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है ना, इकोनॉमिक्स साइंस भी है एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो आर्ट्स, कला भी है, विज्ञान भी है और कला दोनों है। अब विज्ञान को है क्यों है वो हमें समझना। देखो विज्ञान बोले तो देखो इकोनॉमिक्स ना स्टेटिस्टिक्स का यूज करता है। हमने 11th में पढ़ा होगा स्टेटिस्टिक्स, है ना। हम इसमें ग्राफ बनाते ना, फिर हम इसमें टेबल्स बनाते हैं जो कि इस बार बनाएंगे। तो मतलब क्या है कि साइंस तो है ही है, ठीक है, लेकिन आर्ट कैसे है, क्योंकि देखो कला क्यों है, क्योंकि देखिए देखो हमारे देश में जैसे बेरोजगारी चल रही है, तो बेरोजगारी कैसे दूर होगी ये तो बुक ने बता दिया, लेकिन उसको इतने बड़े देश पर अप्लाई करना मतलब किसी व्यक्ति को अनुभव चाहिए, अनुभवी व्यक्ति चाहिए जिसने एक्सपीरियंस अनुभव किया हो कि नहीं, अगर ऐसा किया जाए तभी ये देश जो है तरक्की कर सकता है। तो यहाँ पर साइंस फेल हो जाएगा, यहाँ पर जो है कला चाहिए होगी, वो देख पाए, वो हैंडल कर पाए। हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर हमारे देश में बेरोजगारी होती ही नहीं, है ना, हमारे देश में गरीबी होती ही नहीं। लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। तो कला भी चाहिए और साइंस और इकोनॉमिक्स, इसीलिए साइंस भी है और आर्ट्स भी है। और इसको और अच्छे से हमें अगर समझना हो तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जैसे इकोनॉमिक्स एज ए साइंस टॉपिक। क्यों है साइंस, क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट है। जैसे साइंस में सिस्टमेटिक स्टडी होती है ना, वैसे इकोनॉमिक्स में सारी स्टडी जो है सिस्टमेटिक बनाई गई है। इट स्टडीज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम प्रोडक्शन क्या होता है समझते हैं, कंजम्पशन क्या होता है हम समझते हैं, है ना। इसमें हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझते हैं, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर, ठीक है, ये साइंस में भी होता है। फिर कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात करें अगर, तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे कि प्राइस बढ़ जाने से लोग उसकी डिमांड जो है कम कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक मेथड, है ना, स्टेटिस्टिक्स और साइंटिफिक मेथड का यूज करना, या यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे साइंस जो होता है उसको यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली हुई होती है, वैसे भी हमारे इकोनॉमिक्स को भी यूनिवर्सली वैलिडिटी मिली हुई है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई नियम है साइंस में, जैसे कि ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं ना कि कोई वस्तु हम ऊपर से छोड़ेंगे नीचे की ओर गिरेगी, तो सब मानते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स के जितने भी थ्योरी है वो सब मानते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सली वैलिडिटी, सब ने इसको मान्यता दी गई है। उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक आर्ट क्यों है। इट गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है। मैंने बताया था ना कि भाई एम्प्लॉय बेरोजगारी या गरीबी को कैसे दूर करा जाए, ये तो कोई अनुभव व्यक्ति बता सकता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो वही दे सकता है, तो कला भी चाहिए होती है। इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये कोई भी निर्णय लेने में मदद करता है, तो ये कला होनी चाहिए। हर व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता है ना, देखा होगा अपने घर में कि किसी व्यक्ति को अगर बोल दे बेटा क्या करें, तो बोलेगा हाँ जो अच्छा लगता है कर लो। वो क्वालिटी किसी किसी में होती है, वो कला किसी किसी में होती है कि वो डिसीजन ले पाए, तो ये भी एक इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। देन हम बात करें इट रिक्वायर स्किल एंड जजमेंट, इसमें स्किल चाहिए होती है। अप्लाइंग इकोनॉमिक रूल्स नीड एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए होता है। इट एम टू इम्प्रूव वेलफेयर, इससे जो है हम कल्याण करना चाहते हैं, लोगों की भलाई करना चाहते हैं। मेन गोल ऑफ इट इज इम्प्रूव पीपल लिविंग स्टैंडर्ड। साइंस तो कुछ और ही बात करता है ना, ये तो जो कला है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है, वही बात करता है कि लोगों की भलाई कैसे होनी चाहिए। इसीलिए इकोनॉमिक्स साइंस भी है और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, तो ये आपको समझना है। तो आज के लिए इतना ही। इसके कुछ टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जो है हम कल करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप जुड़े रहिए। इसी तरीके से हम जो है चीज़ों को बहुत अच्छे से 12th इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं। थैंक यू गाइस।